हया हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती वहां आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पर सेट होकर ही नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते मुसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज में खुशी की रमक महसूस हुई। वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी में डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई हैं और उनका मगरूर बेटा भी? वो सोचने लगी। किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दिए। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पर हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून खड़ी थी। वो दोनों पहलू से लहंगा जरा सा उठाए उनके करीब आ गई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलामु अलैकुम। उसने सर को जंबिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। बाजुओं की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और उनसे निकलते उसके दुधियाले बाजू सुनहरी मोतियों के शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टीके के साथ सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मिलाई से बना चेहरा हल्के से सिगार से मजीद दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से उसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये उनके साहिबजादे वलीद। उसके दिल पर एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे उसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रखाई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं आती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों पर हाथ रखा। वो माजरत खाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ती गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों से भीगे गोशे साफ किए और एक नजर पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगे थे जहां पर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतिये की लड़ियों से हर कोना सजा रखा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहां डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करने वाले वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पर तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती उसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकालकर तमाम रस्में करके उनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पर बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। उसने सियाह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखा था।
वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि इस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। उसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा नकाब से झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए उन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलिन है। कौन? हया ने हैरत से पूछा। एलिन? अरे भाई, शहला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया और नकाब पहन लेती हैं। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ, वाकई अजीब हैं ये भी। उसने शाने उचकाए। वो उनके एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। खूब शोर हंगामा शुरू हो चुका था। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया था और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू कर दिया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांद की। जब पांव दुख गए और खूब तालियां बजीं तो वो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आईं। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी। वो लड़की भी उसी मेज पर मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना, वो भी अपनी अम्मी के साथ वहीं बैठी थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से उसने अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शहला भाभी, नकाब तो उतार दें, इधर कौन है? शहला ने जवाबन मुस्कुराकर इस्बात में सर हिला दिया, मगर नकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गईं। हया ने हैरत से देखा। शायद उस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी। हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे? हया बुड़बुड़ाई। फिर वो जल्द ही माजरत करके वहां से चली आई। उस मेज पर आबिदा चची भी तो थी। वो कल उनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत उसमें नहीं थी कि वो आबिदा चची और साइमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सबीन पुप्पो आई हैं या नहीं, और आएंगी या नहीं। काफी देर शशोपंच में मुब्तला रही, फिर घर चली आई। लाउंज में टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई। रक्स के बाइस पांव दर्द करने लगे। वो सोफे पर धम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स की स्ट्रिप खोलकर उन्हें उतारा और नंगे पांव ठंडे मार्बल के फर्श पर रख दिए। साथ ही वो डायरी के सफात पलटती सबीन फूफो का नंबर तलाश कर रही थी। उसने कभी उनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। टर्की का वो नंबर मिल ही गया था। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किए। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। 5वीं घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज उसकी समाज से टकराई। अस्सलामु अलैकुम। उसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ा कर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब के वो अंग्रेजी में पूछ रहा था। उसकी आंखों में पानी भर आया। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज उनको फोन दे दें। वो जवाहिर तक गई हैं। कोई मैसेज है तो बता दें। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहिर क्या है, इसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन पुप्पो ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा जहान। खट से फोन रख दिया गया। उसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से उसे क्रेडल पर पटक दिया। बेख्तियार उमड़ आए आंसू साफ करती वो झुककर सैंडल पहनने लगी। आंसू ने आंखों का मेकअप जरा सा खराब कर दिया था। वो उसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई तो गेट की तरफ से जफर चला आ रहा था। उसके हाथ में सफेद अध खुले गुलाबों का बुके भी था। वो बेख्तियार ठटक कर रुक गई, फिर लहंगा संभालती बरामदे के जीने में उतर आई। ये क्या है जफर? ओह, तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुम्हारे लिए। जफर ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। वो गांव से उसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था। फिर इन 7 बरसों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो कोई दरमियानी जबान ही बोलता था।
ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید رنگ کا کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کی بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، وہ سوچنے لگی۔ اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ وہ ان دونوں جملوں کو ملا کر سوچنے لگی، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔